अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज अपोजिशन की तरफ से बड़ा ऐलान देखने में आया और अपोजिशन ने ये कहा है, तमाम जमातों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसमें बिलावल साहब थे, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, और ये कहा गया है कि अगर पीर तक यानी मंडे तक अगर इजलास नहीं बुलाया जाता नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए स्पीकर की तरफ से, तो असेंबली में धरना दिया जाएगा। ऐसे में नाजरीन, ये जो धमकी है ये इस बारे में और इस हवाले से अहम है क्योंकि ओआईसी का इजलास होने वाला है और अगला जो हफ्ता है वो इस हवाले से काफ़ी अहम है और अहमियत का हामिल है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का जो इंप्रेशन है बाय एंड लार्ज। नाजरीन, बैनुल अक़वामी खबरों की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान कभी भी बहुत अच्छी खबरों में बैनुल अक़वामी प्रिंट और मीडिया पाकिस्तान को नहीं लेता है, और ऐसे में अगर एक ओआईसी इजलास के दौरान, एक इंटरनेशनल इवेंट के दौरान इस किस्म का अगर एक पॉलिटिकल टर्मोइल हो और यहाँ कैपिटल में हो, और बिलावल साहब ने ये कहा है कि कौमी असेंबली में धरना दिया जाएगा, बाकायदा उन्होंने ये बाकायदा अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्होंने ये जुमला फरमाया कि देखते हैं कि फिर ओआईसी का इजलास कैसे होता है। तो नाजरीन, ऑब्वियसली इसमें बहुत बड़ा एक स्टेक है जो कि मुल्क का है। साथ साथ नाजरीन, अपनी मजीद बात की क्लैरिटी करते हुए ये भी कहा गया अपोजिशन की तरफ से और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से कि चाहते हैं वो कि ओआईसी का इजलास हो, लेकिन फिर भी अगर स्पीकर ने अपना जो रोल है वो अदा नहीं किया तो वो मजबूर हो जाएंगे कि धरना दिया जाए। इसका बैकड्रॉप थोड़ा सा नाजरीन वैसे तो चला ही आ रहा है इतने दिनों से, और तमाम एतबार से एक यही खबर है जो कि मुल्क में सब हर तरफ से हर एतबार से सरगर्म है। 8 मार्च को रिक्वेजिशन दी गई थी अपोजिशन की तरफ से नो कॉन्फिडेंस वोट के लिए, इजलास बुलाने के लिए। 14 रोज का वक्त होता है कायदे के हिसाब से स्पीकर के पास, और अगर 14 रोज का हम टाइम लगाएं तो 22 तारीख बनती है, 22 मार्च वो तारीख बनती है जो कि आखिरी डेट है इजलास बुलाने की। इस पूरे इजलास को कॉल करने के बाद 3 दिन का इसमें मिनिमम जो है वो डिबेट का भी इसमें मैंडेटरी होता है कि 3 दिन डिबेट कराई जाए पूरे मुद्दे पे और मौजू पे, और फिर उसके बाद मैक्सिमम 7 दिन तक भी ये डिबेट जा सकती है और फिर उसके बाद वोटिंग कराई जाए। ऐसे में नाजरीन, अभी तक तो हमने नहीं देखा है कि इजलास कॉल किया गया हो या फिर इजलास सामने आए। इससे पहले हम ये सुन रहे थे कि इरादा ये नजर आ रहा था हुकूमत का कि 23 मार्च से पहले पहले इस मामले को निपटाया जाए, लेकिन एज एन आफ्टर थॉट हुकूमत ने ये सोचा कि ये ओआईसी का जो मामला है ये खुश असलूबी से पहले खत्म हो जाए, कल्मिनेट हो जाए, उसके बाद इस इजलास को बुलाया जाएगा। अपोजिशन नाजरीन, क्या इस ओआईसी इजलास, अहम तरीन इजलास के होते हुए क्या थोड़े दिन का और टाइम फ्रेम नहीं दे सकती है, या फिर 14 दिन का जो टाइम फ्रेम है जो कायदे में मौजूद है, ओआईसी इजलास हो या 23 मार्च की परेड हो, जो भी हो, स्पीकर के ऊपर ये पाबंदी है कि वो इस टाइम फ्रेम के हवाले से मुकम्मल तौर पर अबाइड कराएं। आखिरी गेंद में, आखिरी ओवर्स में बॉल टेम्परिंग की भी बात की गई है आज, और सिंध हाउस के हमले का भी तस्करा किया गया है अपोजिशन की तरफ से। दूसरी तरफ नाजरीन, वजीर आजम इमरान खान आज एक दफ़ा फिर बात करते हुए कौम से खिताब करते हुए, जो उन्होंने रिंग रोड की सेरेमनी से खिताब किया है, वहां पर फिर पुरअज़म नजर आए और पुरएतमाद नजर आए। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे अदम एतमाद की तारीख करीब आती जाएगी, कौम देखेंगे कि जो लोग हैं या जो मुनहरिफ अरकान हैं वो वापस आ रहे हैं हुकूमती जमात की तरफ। तो नाजरीन, ये भी एक अज़म है जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज दोबारा से अपने इस एतमाद को दोहराया है। अब क्या वाक़यतन ऐसा होगा या नहीं होगा, वज़ीर आज़म पुर उम्मीद नज़र आ रहे हैं, और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी भी आज ये बात कर चुके हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहीं नहीं जा रहे और -1 पर कोई बात हो ही नहीं सकती। जैसे कि उनके अपने कुछ अरकान, नजीब हारून साहब का कल इंटरव्यू आया है, उन्होंने ये बात तजवीज़ की है कि वज़ीर आज़म स्टेप बैक कर लें और पार्टी को बचाएं या हुकूमत को बचाएं। तो ऐसे में फवाद चौधरी साहब ने उनकी ये तजवीज़ मुकम्मल तौर पर रद्द की है, और एक कॉन्फिडेंस हुकूमत फिर भी बता रहे हैं कि उनकी तरफ से मौजूद है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस या नो ट्रस्ट का वोट है ये नाकाम होगा। ऐसे में नाजरीन, हुकूमत के पास स्ट्रैटेजी क्या है, एक तो इस हवाले से बात करेंगे। जब अपोजिशन ने काफ़ी अपने पत्ते अब कर दिए हैं, उनके पत्ते यही हैं कि उन्होंने मुनहरिफ अरकान को अपनी तरफ किया हुआ है, और अब इत्तलात हैं कि कल के हमले के बाद से जो अरकान सिंध हाउस में थे उनको किसी और मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अपोजिशन की तो स्ट्रैटेजी क्लियर कट है, लेकिन अभी तक हुकूमत ने जो अपनी स्ट्रैटेजी है नाजरीन अपने दिल से करीब लगा कर रखी है। इत्तलात ये हैं कि कुछ अपोजिशन के भी जो अरकान हैं जो मुनहरिफ हैं, उनसे कुछ राब्ते हुकूमत भी कायम कर रहे हैं।
क्या वाक़तन उन राब्तों में कोई कामयाबी हुकूमत को मिल पाएगी? और सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी भेजा गया है 63(1)(a) की क्लैरिटी के हवाले से। सिंध हाउस पर हमले की जहाँ तक बात है, ये भी आज एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट बार की जो इस मामले में दरख्वास्त थी या पिटिशन थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके ऊपर जल्द अब सुनवाई होगी। और वजारत दाखिला ने भी कल जो हमला हुआ है, जो कि हर तरह से काबिल मजम्मत है सिंध हाउस पर, उसके ऊपर कमेटी तश्कील दे दी है ताकि उसके ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेट करके मामलात का पता लगाया जाए। तमाम मामलात कहाँ जाकर रुकेंगे? और OIC का इजलास नाजरीन, कहीं हमारी सियासी ये इतने तनाव के नज़र ना हो जाए, ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जो कि आज हम अपने प्रोग्राम पर टेबल करने जा रहे हैं। मेरे साथ जो गेस्ट हैं मैं तारुफ करा दूं, फिर बाकायदा पूरी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और नंबर गेम वगैरह के हवाले से भी बात करेंगे। यहाँ स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब कैसर अहमद शेख, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और स्टॉलवर्ट हैं अपनी जमात के, बहुत सीजन सीनियर पॉलिटिशियन है। बहुत शुक्रिया आपका कैसर साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी, आपकी मौजूदगी के लिए। नाजरीन, मुझे फ़ोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे जनाब आजिज़ धामरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं और हमारे साथ अपना मौक़िफ़ रखेंगे अपनी जमात के हवाले से। और जावेद सिद्दीक साहब, सीनियर सहाफ़ी, रेजिडेंट एडिटर नवाए वक्त, मुझे बज़रिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी जो तज्ज़िया तबसरा है तमाम मामले पर हमारे साथ होगा। और नाजरीन, स्काइप पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो को, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए हमें ज्वाइन करेंगे। उन्होंने हमें कमिट किया है, तो हम उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनसे भी हमारा जैसे ही रब्ता हो तो हम उनकी तरफ भी मामले का रुख करें, उनसे भी पूछें। बात का आगाज़ अगर मैं आपसे करूँ जनाब कैसर अहमद शेख, आप फरमाइएगा, आप हमेशा एक बहुत ज़ीरक और दानिस्ता राय हमेशा से रखते हैं अपनी पार्टी के मौक़िफ़ को लेकर, और कौमी मफाद को आपने हमेशा सरे फहरिस्त रखा है। ऐसे में OIC इजलास को हम अपने सियासी तनाव के कहीं भेंट ना चढ़ा दें, इस बात का खदशा आपको नज़र नहीं आ रहा? अपोजिशन को क्या ज़रूरत थी धरने की कॉल देने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मोना आपने बड़ी डिटेल से तफसील से बताया कि हालात क्या हैं। मोना, मैं आपको बताऊं, ये हम तो ये तवक्को करते थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक स्पोर्ट्समैन है और वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करेगी। हार जीत तो स्पोर्ट्स ही सिखाती है ना, और ये उनकी गेम्स में अक्सर ये हुआ है। मैं हैरान हो गया हूँ कि ये इतनी बुखलाहट का आलम हो गया हुकूमत में। देखिए, एक कानूनी आइनी तकादा है, हमने नो कॉन्फिडेंस की मूव की है और 14 दिन के अंदर इजलास बुलाया जा सकता था। इनको पता था पहले ही कि 23 को और 22 को और 23 को OIC का इजलास होना है, तो 14 दिन के अंदर 14 दिन का पूरा टाइम था। इसका ये मतलब नहीं कि आखिरी दिन तक आप इंतज़ार करो, आप खुद ही नहीं चाह रहे। एक दिन का छोटा सा मरहला है, आपने एक वोटिंग करानी है, 172 मेंबर्स हमने शो करने, अगर हम शो कर दें कि ये मेंबर आपके ख़िलाफ़ हैं तो वो नो कॉन्फिडेंस हो जाता है। अब बाकी ये जो रोज़ का तमाशा और रोज़ की आपस में, मुझे तो कोई इस बात की कोई समझ नहीं आती। सीधा सीधा मामला है और कोई इसमें हम 10 लाख आदमी इकट्ठा करेंगे, वो अगर कल को जल्दी हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, आप उसमें 10 लाख नहीं 20 लाख आदमी इकट्ठे करें और फिर अपने मैंडेट ले लें। इस वक्त तो मैंडेट आपके पास नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊँ मोना, सिंपल बात है, मुस्लिम लीग नवाज़ के पास 84 मेंबर है, हम अपोजिशन में हैं, हम रोज़ इकट्ठे हो रहे हैं मेंबर अपनी मर्ज़ी से, और कोई एक मेंबर की भी आपने पार्टी के खिलाफ कोई बात सुनी हो, कोई मुनहरिफ हो गया हो, किसी ने पार्टी की आपको मेरी इत्तला है और आपने एंडोर्स भी किया है, रोज तकरीबन इशाइये हो रहे हैं। इसका मकसद यही है कि पार्टी लीडर शहबाज शरीफ साहब इंश्योर करना चाहते हैं कि आप तमाम हैं उनके साथ। इंश्योर हम देखें ना, हम तो वहाँ क्योंकि यहाँ हैं और रोज़ आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं ना। आपको आप पता कर लीजिए कि किसी के ऊपर कोई सख्ती, कोई किसी किस्म का कोई ऐसा पाबंदी है। हम तो एक खाना, एक मेंबर, हर मेंबर रोज़ कोई खाना दे रहा है और उस पर सारे मेंबर इकट्ठे। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि अपोजिशन के पास तो कुछ नहीं होता ना। ये पहली बार है कि 84 मेंबर्स में कोई आपने किसी का बयान सुना, कोई इख्तलाफ हो, इनमें क्या वजह है? ये क्यों अपने हुकूमत के पास तो हर किस्म के वसाइल भी होते हैं और हर किस्म की उनके पास ऑप्शंस होते हैं, तो क्या वजह है कि इनसे सारे इनके अपने कोलीग नाराज़ हैं और फिर उनको मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, उनको तू मैं हो रही है? अपनी पार्टी की मीटिंग क्यों नहीं बुलाते और वहाँ सुने कि उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो किस तरह, इनका पूरा राइट है कि उनको मना लें, क्योंकि वो इस वक्त रूठे हुए हैं। वो रूठे इस वजह से हुए हैं कि
3.5 साल आज हमने ये भी सुना है कि उनको नजरबंद किया हुआ है सिंध हाउस में, और अब तो खैर सिंध हाउस में नहीं है वो, सिंध हाउस में नहीं, वो अपनी मर्जी से सिंध हाउस गए थे। और अगर अभी तो इन्होंने जबरदस्ती जो कल जो हुआ हंगामा हुआ, आप अंदाजा कर लीजिए कि किस किस्म का बिहेवियर कर रहे हैं, जो सब कंडेम कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कि हुकूमत वक्त जो है इनसे अपने मेंबर नहीं कंट्रोल होते। एमएनए जो है जाके उनको समझाएं, अगर उनको कोई इख्तलाफ है बेशक इनका राइट है, उनको मनाएं, पर वो नहीं मान रहे ना। फिर गलत मलत की बात, आपके पास कोई अगर सबूत है, आप इस किस्म की झूठी बातें कि पैसे ले रहे हैं और ये डीलिंग हो रही, अगर कोई सबूत है वाकई लाएं, कोर्टों में लेके जाएं उनको, देखिए ना। और सिर्फ बगैर किसी सबूत के एक, यानी इमरान खान साहब ठीक हैं या उनके चंद वजीर जो उनके साथ हैं वो ठीक है, और बाकी सारे मेंबर उनकी कोई अहमियत नहीं है। कैसर साहब, आप क्या ये समझते हैं कि आपके, क्योंकि इस स्टैचर की आपकी हमेशा बात होती है कि आप कौमी मफाद को सबसे ऊपर रखते हैं, जो भी अब मामला हुआ, लेकिन अगर कुछ दिन की ताखीर ही सही, 21 से 23 तक का सिर्फ 2 रोज का एक मामला है, अगर वो निमट जाए, बेशक 14 दिन का आपका लैप्स हो जाए पीरियड, तो ये होना नहीं चाहिए। ये सबके मफाद में देखिए कानूनी तकाजा है, ये नहीं हो सकता। 14 दिन के अंदर अंदर स्पीकर को ये बुलाना है, ये तो रिक्वेजिशन हुई है, 14 दिन से हुई है। हाँ। तो अगर देखे ना, इसमें तो कानूनी तकाजा है, एक लीगल पोजीशन है, जाके वो अगर वो चाहते हैं तो कोर्ट से जाके रजू करें ना। उनके ख्याल में अगर कोई कानूनी इसमें मसला है, ये कोई बात नहीं, इनको पहले पता था कि 22 और 23 को OIC होना है, और हमने तो ये 8 तारीख को ये मूव कर दी। पूरा वक्त था, क्या ज़रूरी है कि वो 14 दिन, 2 दिन बाद बुला सकते थे, 1 हफ्ते के बाद स्पीकर साहब बुला, क्योंकि इनके मेंबर इनके साथ नहीं है। मैं कहता हूँ जितनी भी अरसा गुजर जाए ना, ये अपने इनके पास तो टाइम था, ये जाके उनको मना लेते, और अगर उनकी शिकायत हैं और जेन्युइन शिकायत, और फिर OIC का जो इजलास होता है उसमें ऑब्वियसली कोई नया वजीर आजम होता, अगर आप कामयाब हो जाते। वो तो राइट है, देखिए ना दुनिया में ही होता रहता है कि अगर कोई भी जो हुकूमत है जिसके पास मेजॉरिटी होगी, असम्बली की मेजॉरिटी, देखिए इनके पास कभी अपनी अक्सरियत तो थी नहीं, ये अपने एलाई के साथ हुकूमत बनाई। पाकिस्तान किसी एक का नहीं है, किसी एक पार्टी का नहीं है, कोई एक मेंबर का नहीं, जो मेजॉरिटी हाउस की जिसके पास है वो कॉन्फिडेंस है उसका। ये चाहे, ये जब चाहते इसका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें इस दौरान, हमने जो बुला लें 172 ये इकट्ठे कर लें। हमने जो 172 इकट्ठे करने का कहा है कि हम आपको करके दिखाते हैं, तो इनके पास तो और ऑप्शन है ना, कई ऑप्शन है इनके पास। मैं ये वादे तौर पे इन्होंने शिकस्त इनकी हो गई है, इनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए मैं आप कहता हूँ इनके अपने मफाद में है। कल को फिर ये पब्लिक को जब में जाने जाते जाए, इनका राइट है। ये इलेक्शन हम तो खुद चाहते हैं कि जल्द से जल्द, यही मैं जरा नुक्ता नजर आगे ले जाऊं कैसर साहब, ताकि फिर इसका जवाब भी आ जाए कि आपके ख्याल से, आपने कहा है कि मजबूर किया गया है आपको कि आप इस नहज पर आ जाएं। आलिया हमजा मलिक मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पार्लिमानी सेक्रेटरी, मेंबर कौमी असेंबली। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए आलिया, आप हमारे साथ ऑनलाइन है। आपने मजबूर किया है दरअसल ऑपोजिशन को कि वो अब इस नहज पर आ गए कि आपको अब धमकी दी गई है कि अगर नहीं कॉल किया गया पीर तक इजलास तो नेशनल असेंबली में धरना होगा। आप पहले क्यों नहीं कॉल कर रहे थे इजलास, अगर आपका वो 172 का गोल्डन नंबर पूरा था तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोना। सबसे पहले तो मैं 2-3 बातें करूंगी। अभी ये कह रहे थे ना कि मुनहरिफ अरकान और PTI से नाराज अरकान, मैं ये भी एक स्टेटमेंट सुन रही थी और मुझे लगा कि मुझे यहाँ शेयर कर लेनी चाहिए। ये इन्हीं की पार्टी के सो कॉल्ड लीडर की है। मैं अपनी जमात नवाज शरीफ और शायद खाकान अब्बासी से दरख्वास्त करूंगी कि आइंदा किसी लोटे को टिकट नहीं देना, क्योंकि लोटों की असल जगह बाथरूम है। मैं पूछ सकती हूँ, मैं सवाल कर सकती हूँ कि क्या ये स्टेटमेंट अभी लाए करती है या नहीं लाए करती है? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि लोटों की जगह जो गुसल खानों में थी, इस हिसाब से तो सिंध हाउस, बिलावल हाउस और जाती उमरा सबसे बड़े लोटों के गुसल खाने हुए। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, और स्टेटमेंट सुना दो। जिधर जिधर जो लोटा बनेगा, मेरे कारकुन उसका गहराव करेंगे, उसका पीछा करेंगे। ठीक है, ये अभी जो इनको लग रहा है ना, ये हमारे लीडरान अदम तशद्दुद के ऊपर, हम बर्दाश्त के ऊपर बिलीव करते हैं। लेकिन आज की जो स्टेटमेंट इन लोगों की तरफ से आई है, हम इन्हें गद्दाराने वतन कहें तो इनको तकलीफ होगी, हम इन्हें गद्दाराने उम्मत मुस्लिमा कहें तो इन्हें तकलीफ होगी। लेकिन क्या जज्बात होंगे आपके कि जब ये कहा जा रहा हो कि मैं OIC का इजलास नहीं होने दूंगा? क्या ये इजलास प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का है? ये इजलास पाकिस्तान के लिए, यानी आपसे रियासत पाकिस्तान कबूल नहीं है। हम पहले कहते थे ना कि अमेरिका के यूरोपियन यूनियन के गुलाम, कौन सबूताश करना चाहता है इस कॉन्फ्रेंस को?
कौन उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा नहीं देखना अच्छा आलिया साहिबा, एक पाकिस्तान के नहीं, एक सेकंड मोना, मैं बहुत इस पे बात करना चाहती हूँ। आज ये सारे सियासी बोने सामने आ गए हैं। आज ये सियासी बोले जो अपने मफादात के लिए, अपने इक्तदार के लिए जिस तरह की इन्होंने मंडियां लगाई हुई है, वो करते हुए भी ये एक्सपोज हो गए हैं। और आज ये एक्सपोज हो गए हैं जो ये एक आकर कहते हैं ना, आप अमेरिका को कैसे एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, दूसरा कहते हैं हम देखेंगे आप ओआईसी का कॉन्फ्रेंस कैसे होने देंगे। यानी ये है इस माफिया का असल और मकरूर चेहरा। ये बैरूनी आकाओं की गुलामी में हर हद से गुजरना चाहते हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि इजलास भी होगा, अदम एतमाद भी होगा और अदम एतमाद नाकाम भी होगा। अच्छा आलिया साहिबा, अब आपने बात की ना, अब मेरे सवाल की गुंजाइश से रखिएगा। ये बताएं कि ये 14 रोज की जो एक अबाइडिंग है या एक पाबंदी है, ये तो कानून में या कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है, तो इसको पूरा करते हुए आपको पता है 22 को अगर नहीं बुलाया गया तो 22 तो आखिरी डेट है, ये पहले क्यों नहीं बुलाया गया? ये एक सवाल तो है ना जो आपकी तरफ अपोजिशन का बनता है, इसका जवाब फरमाइए। देखिए, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ऑपोजिशन के जवाब पर तो हम बुलाएंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आज बता रही हूँ, तहरीके इंसाफ जो भी कार्रवाई करेगी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ करेगी। आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए जो इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत है, जिस तरह से हमें ये पता था कि एक दफा ये कॉन्फ्रेंस का इनाकाद हो जाए। आप ये देखें, कोई एक ट्वीट आपने इस्लामोफोबिया का यूएन में रेजोल्यूशन पास होने पर जो पाकिस्तान ने लीड ली, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने लीड ली, जिनके कहने के ऊपर 15 मार्च को ये जो इस्लामोफोबिया है इससे कोप करने का दिन मनाया जाएगा। मेरा तो ये ख्याल है कि ये मेरे लिए क्या, पूरे हर मुसलमान के लिए ये चीजें अहमियत रखती हैं। ये ओआईसी की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के इज्जत व वकार में इजाफा करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो बात है, अपनी जगह वैलिड है। लेकिन इक़्तिदार की लालच और इक़्तिदार की हिर्स है कि आप एक तरफ नोटों की बोरियां खोल दें। इनसे पूछे इन्होंने भंगड़ियां लुटियां क्यों डाली थी 63A लाते वक्त, इनका पर्पस उस वक्त क्या था? ये जो बड़ी बड़ी बुलंद बात इन्होंने दावे करके चार्टर्ड ऑफ डकैती किया था, उसमें इन्होंने क्यों लिखा था कि लोटों की फ्लोर क्रॉसिंग की जरूरत नहीं है? हमारे अरकान यानी ये बुग़्ज़े इमरान ने ये मुल्क दुश्मनी पर आ जाए, ये इस्लाम दुश्मनी पर आ जाए, ये गैर मुल्कियों के उनके जो है ये उनके गुलाम बन जाए। मैं ये बता रही हूँ कि देखें, आज तक हम सिर्फ ये समझते थे कि ये अपनी जायदादें, अपनी करप्शन बचाने के सही आलिया साहिबा, वो सारी बात अपनी जगह आपकी है, आपका मौक़िफ़ है, मुल्क से भी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन आप ये कह रही हैं कि लार्जर इंटरेस्ट में अभी तक इत्तेफाक, और ये बड़ी एक यकीनन मायूब बात और दिलचस्प बात इस तरह से भी है कि एक तरफ ये ओआईसी का इजलास आप जरूर कह रहे हैं कि इस वक्त तक रुक जाए ऑपोजिशन, लेकिन स्पीकर ने अभी भी कोई डेट नहीं दी है इजलास बुलाने की। मैं जरा जाहिर है ये सवाल आगे भी लेकर जाती हूँ, और बहुत शुक्रिया आपका आलिया हमजा मलिक, आप हमारे साथ थी, आपने हमें ज्वाइन किया था। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ उन्होंने कमिट किया हुआ था टू रिप्रेजेंट द पीटीआई, स्काइप पर हमारे साथ होंगे। मैं उनसे रब्ता करती हूँ और उनकी बात भी हम सुनते हैं, जैसे ही उनको हम रिकनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आजिज़ धामरा साहब, आपसे भी ज़रा मैं ये सवाल करूँ, क्योंकि एक तो बड़ी एक वाज़ेह चीज़ है, पीपल्स पार्टी का हमने खुद देखा नोटिफिकेशन जिसमें आपने ये लिखा था कि जो इनहराफ करेगा पार्टी पॉलिसी से उसको पार्टी से बेदखल कर दिया जाएगा। लेकिन यही वाली बात अगर पीटीआई अपने लोगों के लिए कहते हैं या उनके जो मुनहरिफ अरकान हैं, आप उनको मतलब हिमायत करना तो दूर की बात, आपने तो उनको सिंध हाउस में बल्कि बचा के रखा हुआ है, तो ये क्या बात है? ये क्या दो तकाजे नहीं नजर आ रहे हमें? बात तो ये है कि मुझे बेचारी पीटीआई जो नफसियाती बन चुकी है सारी पार्टी, उससे हमदर्दी है। और अभी जो जिस अंदाज में गुफ्तगू मेरी बहन ने की है, लोटों के मैं भी खिलाफ हूँ, आप भी खिलाफ हैं, और लोटे नहीं होने चाहिए। और लोटों की जो असल जगह है वो फिलहाल तो पीटीआई है, और काबीना भी वो जगह है जिसका ये नाम ले रही है। मैं नाम लेना नहीं चाहता, आप भी समझ रही होंगी और पूरी कौम समझ रही है। उससे पहले भी जो मेरी बहन की गुफ्तगू टॉक शो से आ रही है, तो अल्लाह माफ करे, इन पे रहम आता है कि एक पॉलिटिक्स है और एक आईनी रिक्वायरमेंट है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम कर रहे हैं। आपको मुना याद होगा कि जब 3 मार्च 2021 को जब हमने पोलिंग ड्रिंक की थी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की,
तो किसने आपके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया था, जो आपको ये जरूरत पेश आई कि आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था? अच्छा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप खुद से ले लें तो वो आईनी इक़दाम, अगर अपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करे तो उस पर मारधाड़ लगी हुई है। और दूसरी बात, आपने कहा कि वो जो मुनर्रिफ अरकान है, पहली बात तो आप ये दावा कर रहे हैं कि हमारी पॉलिसी इतनी अच्छी है, हमारी लीडरशिप इतनी अच्छी है कि हमसे कोई मुनर्रिफ ही नहीं है। अच्छा, अपोजिशन फेल हो जाएगी, अगर हमारे पास नंबर ठीक नहीं होंगे, पूरे नहीं होंगे तो हम फेल हो जाएंगे। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूं कि असेंबली का इजलास तो आपको जिस डर और खौफ की वजह से नहीं कॉल कर रहे हैं, मगर आप अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी का तो इजलास कॉल कर दे, लग पता जाएगा आपको। अच्छा, उसको भी छोड़ दें, काबीना की तादाद तो बहुत छोटी है ना, आप काबीना के इजलास 4 मरतबा क्यों कैंसिल किए हुए हैं? मतलब आपके पास वजीर भी काबीना में आने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपको ये इंश्योर करवा रहा हूं कि इस महंगाई तरीन सूरत हाल में मैं आपको बताऊं कि ये लोग इनसे मुनर्रिफ क्यों हो रहे हैं, इसलिए कि वो अब अपने हल्कों में नहीं जा सकते, और जो नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है इनके तमाम अराकीन हल्कों में नहीं जा सकेंगे, क्या हुकूमत बनेगी। जाहिर है ये महंगी तरीन हुकूमत, ये अवाम दुश्मन हुकूमत ने महंगाई की सुनामी ला दी है। 1 मिनट ये कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती इस हुकूमत को। जाहिर है उन्होंने अगर इख्तिलाफ किया है, ये बेशक उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्होंने हमारी पार्टी में शमूलियत नहीं की है, और सिंध हाउस में इसलिए वो बैठे। देखिए, पाकिस्तान यही तो वैसे गलत बात है ना धामड़ा साहब, यही तो गलत बात है। या तो वो 4 सेक्रेटरी यूनिट है, पाकिस्तान में 4 सेक्रेटरी यूनिट है, और उसमें अगर आप अपोजिशन की जमातों की पगड़ियां उछालें अपनी इस्लामाबाद पुलिस के थ्रू, एक सिक्योर कर दें, वो अपनी फैमिली के साथ भी सही, सिक्योर हों। सिंध हाउस वाले अटैक के ऊपर आप बात कर रहे हैं, लेकिन आजा साहब एक थोड़ी डिस्टिंक्शन तो करें ना। देखें, अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी ये लोटे, या मैं इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहती, खैर किसी के लिए भी तमाम काबिल इज्जत है, लेकिन ये कि ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये टर्न कोट अगर आप इन्हें कह लें, लेकिन ये एक इलेक्टोरल इलेक्शन से पहले अगर कोई अपनी जमात तब्दील करता है वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप एक जमात के टिकट पर इलेक्ट होकर आए हैं, आपको उस जमात के ऊपर, उस लेबल के ऊपर वोट दिया है आपके वोटर ने, तो फिर तो इनहराफ करना 63(1)(a) की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन से पहले अगर पार्टी का तब्दील कर ली जाती है तो वो 63(1)(a) की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। ये जो बेसिक एक डिस्टिंक्शन है या फर्क है, इसको क्यों नहीं समझा जा रहा है? मेरा सवाल ये है सिंपल, मेरा ये सिंपल सवाल है कि लास्ट ईयर आपको याद होगा कि इनके सिंध असेंबली में 2 अराकीन ने कहा कि जी पीपल्स पार्टी को वोट किया है। क्या कार्रवाई की? पूरा साल गुजर गया, इन्होंने उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की इन्होंने वहां उनके खिलाफ? और दूसरी बात यह है कि आप काबीना का इजलास क्यों नहीं कॉल कर रहे हैं? वो तो 43 आपके वजीर है ना, उनका तो इस्तेमाल होगा ना आपके ऊपर। मतलब आपने इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ जो सत्यानाश की है, और आपके लोग आके सिंध हाउस का दरवाजा तोड़ेंगे, आप दहशतगर्दी फैलाएंगे। सही है, नहीं ये तो कतई नहीं होना चाहिए था। सिंध हाउस पे वो जो हमला है, बिल्कुल वो कतई नहीं होना चाहिए था, काबिल मजम्मत है हर एतबार से। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तारीख लगाई हुई है। जावेद सिद्दीक साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहती हूँ, लेकिन आपकी इजाजत से सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो भी अब हमारे साथ हैं। मैं वेलकम सैफुल्लाह साहब, मैं आपको शुरू में कनेक्ट कर रही थी, आपका हमसे राब्ता नहीं हो पा रहा था। एक तो जवाब फरमा दें आप, जो निसार खोड़ो साहब का भी इलेक्शन था, जो सिंध असेंबली से अब इलेक्ट हुए सेनेटर, वहां पर भी हमने देखा था कि कुछ अरकान पीटीआई के, जबकि पीटीआई ने बॉयकॉट किया हुआ था उस इलेक्शन को, फिर भी वो वोट डालने गए, उनके खिलाफ पीटीआई ने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये एक सवाल आजिज साहब का इसमें काफी अहम है। और दूसरा ये भी बताइएगा कि इजलास ना कॉल करना, अभी हम एक 2 राय पर खड़े हैं ना। एक तरफ अपोजिशन कह रहे हैं कि आपने इजलास क्यों नहीं कॉल किया 14 रोज जब आपको दिए गए थे, दूसरी तरफ हुकूमत कह रहे हैं कि ये ओआईसी का इतना अहम इजलास है, इसको आप लोग क्यों यरगमाल बना रहे हैं अपनी सियासत के लिए। तो ये 2 राहें आप भी हल कर सकते थे ना इजलास पहले बुलाकर। सैफुल्लाह साहब, मैं अपनी बात को करस कर लूं। देखिए आप इसको अभी खामोश जी आजिज साहब आप जी आप मुकम्मल अपना जुमला कर ले, मैं फिर सैफुल्लाह साहब की तरफ जाऊं। एक जुमला आपके लिए बस। मैं चाहता हूं, मैं उन अराकीन की बात करता हूं जो 1 साल पहले वोट दिए हुए। ठीक है, वो 1 साल पहले वाले अरकान भी, और मैं तो अभी निसार खोड़ो साहब के सेनेटर इलेक्शन पे भी बात कर रही हूँ ना, वहां पर भी गए थे 2 पीटीआई के एमपी है। उन्होंने क्या कार्रवाई की है उनके खिलाफ? जी मैंने किया है ना सवाल उनसे। जी सैफुल्लाह साहब, मैं तो खुद ही भाई को मोना, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे थोड़ी लेट हो गई। एक्चुअली आजिज साहब बहुत जज्बाती हो रहे हैं ना,
तजुब इस बात का है कि जिसमें उम्मीदें हैं उनकी, जिन लोगों में, जो पीटीआई के लोग इनके सिंध हाउस में इस वक्त बैठे हुए हैं या इन्होंने बिठाए हुए हैं, इनकी उम्मीदें भी उन्हीं में है। अफसोस ये है कि उन्हीं को ये लोटे कह रहे हैं अभी भी। भाई ये तब लोटे हुए हैं तो आपकी उम्मीद की किरण बने हैं ना। ये अगर नहीं आते तो पीटीआई और नून लीग आप कहाँ खड़े हैं? आपकी हैसियत है क्या? आपकी तो 162 मेंबर्स हैं, वो भी पता लग जाएगा कि आपके कितने लोग आते हैं इलेक्शन के टाइम में। पहले तो मैं ये बता दूं कि आप कहते हैं कि जिला असम ने क्यों नहीं कॉल किया। 8 तारीख को इनकी जो है वो मूव आई है, अभी टाइम पड़ा हुआ है ना, 14 दिन के विदिन 15 डेज वो आनी है ना, 23 तक आ जाएगी। इनको क्या इशू है? उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 14 वर्किंग डेज, 14 वर्किंग डेज उसमें आना है। लेकिन मुझे तो ताज्जुब ये होता है कि इनकी उम्मीद हमारे लोग हैं, जिनको हम लोटा कहते हैं, आजिज भी उनको लोटा कह रहा है। अरे भाई ये तो आपकी इज्जत की जो है ना, ये जामिन बने हैं अभी कुछ दिनों के लिए, ये आपके पास नहीं होंगे। ये इंशाल्लाह आप देखिएगा 2-4 दिन में आपकी असलियत जो है वाजे करेंगे मीडिया पे आके कि आपने इन लोगों को कैसे अपने पास टास्क के लिए बुलाया। क्योंकि इसमें मोस्टली जो लोग हैं वो जहांगीर खान तरीन साहब से वाबस्ता है, उनको इन्होंने टास्क के लिए बुलाया, उसको आपने सिंध हाउस में बैठा दिया किसी भी वजह से। तो इंशाल्लाह ये जो खुशी है आपकी, इंशाल्लाह ये आर्जी साबित होगी। आप बेफिक्र हो जाए, आप अपने लोगों पे फोकस करें। पीटीआई ने कोई चूड़ियां नहीं पहनी, और ये कौन सी डेमोक्रेसी है मोना? ये तो ऐसा काला धब्बा इन दोनों पार्टीज पे, क्या सारी अपोजिशन पे लग चुका है कि सारी जिंदगी ये चाहेंगे तो ये उसको मिटा नहीं पाएंगे। ये तो खुद कह देंगे हम बड़े जमहूरी लोग हैं ना। इन्होंने, नवाज शरीफ ने, सबने जाके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वहां साइन किया था ना, उसमें कहा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा हुआ कि लोग कैसे वफादारियां चेंज करेंगे, हार्स ट्रेडिंग को कैसे ये यहाँ हिम्मत अफजाई करेंगे। कहाँ है आज वो 18 अमेंडमेंट का खालिक? रजा रब्बानी क्यों नहीं आ रहा टीवी पे? क्यों नहीं आज वो बता रहा पूरी नेशन को कि उसकी पार्टी ने उसकी 18 अमेंडमेंट की मुंह पे कालक बल दी है? रजा रब्बानी क्यों नहीं आ रहा? फारूक एशराई क्यों नहीं आ रहा? एक्चुअली तो वो इनके लायक है ना, लीगल विंग के टीम है ना, वो आ जाए। ये तो ऐसे शिशुरे लोग, 63(1)(a) हिस्सा है 18वीं तरमीम का। रजा रब्बानी 18 अमेंडमेंट का खालिक अच्छा, है ना? ये एक अहम बात थी सैफुल्लाह साहब, आपने एक बड़ी अहम बात बोली है और मैं इसको एंडोर्स करती हूँ कि यस, आई आल्सो स्टैंड करेक्टेड ऑन दिस, कि ये जो 14 रोज की बात थी ये 14 वर्किंग डेज थे। तो अगर हम उसको ऐड करें टू 8 तो वो 22 तारीख नहीं बनती है, वो थोड़ा सा आगे बनती है, 23 की भी बात बनती है। इनको जल्दी बनी हुई है, यू आर राइट, आपकी बात सही है। ये आपने, हाँ, इनको जल्दी बनी हुई है, इनको जल्दी है, बहुत जल्दी है। इनको पता है कि ये हमारे लोग वापस आ जाएंगे, ये इनके लिए ही। अच्छा, ये दावा आपने किस बुनियाद पर किया है सैफुल्लाह साहब? ये बताइएगा कि आप क्यों कह रहे हैं वापस आ जाएंगे। आज वजीर आजम इमरान खान ने भी कहा है कि लोग वापस आ जाएंगे। ये फिर क्या किसी की आंखों में धूल झोंकी गई है कि उनको ऐसा दिखाया गया है कि वो उनके साथ है और नहीं है? ये क्या मतलब हुआ फिर? देखिए, 3.5 साल तो इन लोगों ने अवाम की आंखों में धूल झोंकी है ना, इस अपोजिशन ने। जो ये अपोजिशन माजी में कहती रही है, ये 70 ईयर्स एक दूसरे को कितनी गालियां देते थे, कितनी इनकी आपस में दुश्मनी थी। कोई कहता था मैं इसको ऐसे घसीटूंगा, कोई कहता, यही जरदारी साहब कहते थे ना कि नवाज शरीफ का साथ देना ऐसे ही है कि ये बड़ा कबीरा गुनाह करता है और ये कयामत की निशानी है। आज कैसे आपस में साथ करें? मैं यही पूछ रही हूँ ना सैफुल्लाह साहब, आप कैसे कह रहे हैं कि लोग आ जाएंगे? क्या इस बार हमारे लोग हैं, कोई इत्तला है आपके पास? हाँ, एग्जैक्टली हूँ, मैं आपके साथ बैठा हूँ। मैं आपको बड़े दावे से ये कहता हूँ हमारे लोग वापस आ जाएंगे। ये इनके लिए ऐसे ही डरावना ख्वाब साबित होगा इनके लिए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके बस में भी नहीं है। तो फिर तो वफाकी वज़रा को और तमाम जो आपके तर्जुमान हैं उनको भी उनकी तरफ सख्त बयानात नहीं देने चाहिए ना, अगर वो वापस आ जाएंगे तो। ठीक है जावेद साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ती हूँ। जावेद साहब, अभी बहुत सारी बातें हुई हैं और मैं आखिर में आपकी तरफ इसलिए आई हूँ कि आप तमाम को सुन के फिर अपना तज्जिया हमारे सामने रखें। आप बताइएगा ये क्या हो रहा है? इखलाकी तौर पर तो ये यकीनन गलत है कि एक पार्टी के टिकट पे आप इलेक्ट हुए लेकिन आप उससे इनहराफ कर रहे हैं बगैर रिजाइन किए। लेकिन ये जो ऑपोजिशन के साथ साथ हुकूमत भी आज ये बात कर रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले वापस आ जाएंगे ये लोग, क्या ऐसा हो पाएगा आपको लगता है? देखिए मुन्ना, पहली बात तो यह है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पेश करना और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए और आइन के दायरे में रहते हुए हुकूमत को या वज़ीर आज़म को तब्दील कर देना एक बिल्कुल एक्नॉलेज और तस्लीम शुदा एक प्रोसेस है।
दुनिया भर की जमहूरियतें जो है, डेमोक्रेसीज, उनमें ये है। पाकिस्तान में हमने ये देखा है पिछले 70 साल में कि ये प्रोसेस जो होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, जब ये मूव होती है तो उस वक्त ये आईन और कानून के दायरे से बाहर निकलता रहा है। हमारे इससे पहले भी तजुर्बात, छांगामांगा की बात होती है, उसके अलावा मरी के रेस्ट हाउसेस में एमएनएज को रखकर पीपल्स पार्टी और उस वक्त पीएमएल एक दूसरे के खिलाफ जो है बरसरे पैकार थे। और फिर हमने ये बेनजीर भुट्टो के खिलाफ 1989 में एक तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, उसमें भी खरीदो फरोख्त होती रही। अल्टीमेटली बेनजीर जो है वो जीत गई, लेकिन उनकी हुकूमत जो है जल्दी फिर रुखसत हो गई थी जी। तो ये हमारे मुल्क में बदकिस्मती है कि आईन और कानून के दायरों को तोड़कर चीजें आगे चली जाती हैं। अभी जो ये फरमा रहे थे हमारे दोस्त, हमारे कुलीग के सिंध हाउस में बैठे हुए लोग, वो कहते हैं हम अपनी मर्जी से हैं। पीटीआई कहती है कि उन पर प्रेशर है, क्वेश्चन के जरिए, इंसेंटिव्स के जरिए, पैसों की बोरियों के मुंह खोल दिए गए, इसलिए वो वहां बैठे हुए हैं। यहाँ पे कानून और आईन और जो अखलाकियात है उसके दायरे में ये आ जाते हैं। अगर तो कोई शख्स वादे तो अपने ज़मीर के मुताबिक पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये कहता है कि मैं इस हुकूमत की पॉलिसियों से इख्तलाफ करता हूँ, मैं इनके साथ नहीं हूँ, और वो कहता रहा हो कई बार और फिर वो वोट दे रहा हो, तो सबको पता होता है कि ये जो मेंबर असेंबली है हुकूमती पार्टी का, ये हुकूमत की पॉलिसियों से नाला है, वो इससे अग्री नहीं करता। लेकिन अचानक अगर आप देखेंगे 12 या 14 या 10 बंदे अपोजिशन जो है उठा के, जिस तरह किसी ने कहा कि सेफ कस्टडी में, परवेज इलाही साहब ने कहा कि वो अपोजिशन की सेफ कस्टडी में है, तो ये लफ्ज कस्टडी भी अजीब लफ्ज है। बहरहाल तो अब ये वो लोग सामने आ चुके हैं। अब पीटीआई उनके ऊपर मॉरल प्रेशर बिल्ड कर रही है, जैसे कि आपने कल देखा कि वहाँ नौजवान गए पीटीआई के और उन्होंने सिंध हाउस पर दावा बोला, ये भी ज्यादती थी। और इसके अलावा आपने देखा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त उन लोगों के खिलाफ, उन अरकान के असेंबली के खिलाफ जलसे जुलूस हो रहे हैं और लोटे लेके उनके पीटीआई के कारकुन बाहर आ रहे हैं और ऊपर एक प्रेशर डाल रहे हैं कि वो वापस पीटीआई के फोल्ड में आ जाए। क्या ये हो सकेगा? मुझे नहीं पता कि किस बुनियाद पे वो उन्होंने पार्टी छोड़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने हलकों में इसलिए नहीं जा सकते, पीटीआई की परफॉर्मेंस बहुत पुअर है और महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाई और गवर्नेंस पुअर थी, जिसकी वजह से उनको खदशा है कि वो पंजाब में और बाकी जगहों पे दोबारा इलेक्ट नहीं हो सकेंगे, इसलिए वो इस तरफ आए। लेकिन उसके साथ साथ पीटीआई और प्राइम मिनिस्टर का ये दावा है कि उनको पैसे दिए गए, उनके ऊपर जबर किया गया है, उनको लालच दिया गया है और ये कहा गया है कि अगले इलेक्शन में उन्हें पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन के टिकट्स दिए जाएंगे, इसलिए वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं। और ये वो इशू है, ये मॉरल इशू है, ये लीगल इशू भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। और अब आपका इस पे क्या ख्याल है जावेद साहब? अभी आपने ये तो बताया है कि हालात क्या है, लेकिन आपका अपना जाती क्या इस पे ख्याल है? क्या इस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर एक टिकट पे आप इलेक्ट हुए हुए हैं फिर आप उससे इनहराफ करें? और 63(1)(a) का इतलाक कैसे होता है इस मामले पे? बिल्कुल होता है। और ये दो बड़ी जमातें जो है इन्होंने मिसाक जमहूरियत में ये तय किया था कि हम ये फ्लोर क्रॉसिंग रोकेंगे और हम इसको कभी नहीं होने देंगे, चूंकि इससे हुकूमतें डिस्टेबलाइज होती हैं, वो अपना मैंडेट पूरा नहीं करती और मुल्क में वो जो मंशूर लेके आती हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता। इसलिए उनको 5 साल का या 4 साल का जितना मैंडेट मिला है वो उनको पूरा करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से आप अपोजिशन कई लोगों को वगला कर, इंसेंटिव्स देकर, लालच देकर ओहदों का बिल्कुल किसी भी वक्त हुकूमत को डिस्टेबलाइज कर सकती है। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इन्होंने एग्री किया था कि हम फ्लोर क्रॉसिंग के लिए रोकने के लिए कानून लाएंगे और ये 63 जो है उसी वजह से है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है कि सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जा चुका है और ये जो मुनर्रिफीन है पीटीआई के, इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक आएगा
उनकी तरफ से एक एक्सप्लेनेशन आएगी कि क्या ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मैं जब लौटती हूँ जावेद साहब आपकी तरफ, तो ये OIC के इजलास के साथ जो ये मामला कोइंसाइड कर रहा है, इसके बारे में भी आपसे पूछूंगी। कैसर साहब, ये मीसाक जमहूरियत के हवाले से जो सवाल उठाया है, ये आपसे पूछना बड़ा लाजिम व मलजूम है, क्योंकि इस वक्त भी आप और पीपल्स पार्टी साथ हैं, मीसाक जमहूरियत में भी आप दोनों साथ थे। अगर ये चीज उस चार्टर का हिस्सा है कि इस तरह से टर्न कोर्ट्स को आप किसी भी हुकूमत को डिस्टेबलाइज नहीं करने देंगे, तो आप ये PTI के ऊपर या उनकी हुकूमत के ऊपर लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये पहली बात तो ये है कि ये अभी सारा अरसा अब हमें चोर डाकू कहते रहे। आज अपने मेंबरों को, आलिया हमजा का मैंने बात सुनी, मैं हैरान हो गया। अपने मेंबरों को लोटा और उनकी जगह बाथरूम, ये किस तरह वोट उनसे लेना चाह रहे हैं? देखिए, इलेक्टेड मेंबर हैं, 22 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं, एक नुमाइंदा 8 लाख लोगों में से इलेक्ट होके एक आता है, उनके सबसे अच्छा जिसको वो समझते हैं वो होता है। उनके बारे में ये किस किस्म के अल्फाज कह रही है? मुझे हैरानी है कि सिर्फ ये इमरान खान ठीक हैं, उनके ना वो अपनी पार्टी की मीटिंग करें ना अपनी पार्टी की मीटिंग। आखिर अपोजिशन का एक मेंबर भी क्यों नहीं हटा? क्या वजह? हमेशा तो अपोजिशन हट जाती है, ये क्या वजह है इनका? तो ऐसे ही होता रहा है। वजह ये है कि इनका जो अखलाक है, जिस तरह लोगों को ये बातें करते हैं और जिस तरह उनको ये कहते हैं कि हम तो अपोजिशन लीडर के पास बैठेंगे ही नहीं उसके साथ। अब बताइए कि ये, अच्छा अभी बात हुई कि वही इसमें मैंडेट की, आप बताइए इनकी मेजॉरिटी तो कभी थी नहीं, क्या इनको स्टेबल हम 5 साल के लिए कोई भी बर्दाश्त? देखिए, अगर मेजॉरिटी नहीं है, एक जिसकी मेजॉरिटी है, फिर तो एक बात है कि अखलाकी तौर पे किसी की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना है। जो मेजॉरिटी नहीं है और एलाई से अपने वो उन्होंने हुकूमत बनाई है, और एलाई नहीं उनके साथ कोई एलाई, देख लीजिए क्या MQM, मुझे पता है कराची में उसका क्या MQM का हशर कर दिया है। मैं कराची रहता हूँ, वहाँ 2 करोड़ लोग हैं और ज्यादा उनमें मुतवसत तबका नौकरी कैसर साहब, आपका क्योंकि ताल्लुक भी कराची से है, तो MQM का जो हशर आप कह रहे हैं कराची में किया, अब देखिए ना, वो ज्यादातर तो MQM इसका गिला मतलब पिछले हफ्ते तक भी वो पीपल्स पार्टी से करते रहे हैं ना। या तो ये कहें कि या पहले नहीं गिला कर, जो उनकी मीटिंग होती थी, देखिए उनका, उन लोगों का, उनका क्या, उनको जाने के काबिल नहीं रखा। पंजाब में तो मुझे पता ही है, मेरे हल्के हैं, लेकिन मैं कराची में रहता हूँ और मुझे पता है कराची के लोग कितने परेशान हैं। 14 सीटें दी PTI को मिली कराची के लोगों ने, और वो MQM को भी उन्होंने सीटें दी। तो आज बताइए MQM क्या अपने हल्कों में जाएगी? कि महंगाई का जो अशर कर दिए, तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, और महंगाई जो हो रही है क्योंकि बाहर से सारी चीज़ें डॉलरों में आ रही हैं। आज 181 रुपये क्रॉस कर गया है डॉलर, पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट हो गया है। जो और महंगाई होने वाली है, आज IMF से आपने समझौता किया, वो 1 महीना उसके ऊपर पाबंदी नहीं की, वो नाराज बैठे हैं। उन्होंने कहा है, IMF ने कहा है कि ये कैसे आपने पेट्रोलियम जो लेवी है वो नहीं लगाई और उसका रेट कम कर दिया अपनी मर्जी से, फिर आपने एमनेस्टी दे दी। मुझे ये बताएं कि ये किस काबिल हैं? ये क्या अगर आप आ गए तो क्या आप पेट्रोल महंगा कर देंगे? फिर तो ये आवाम के लिए खुशखबरी नहीं है कि अगर आप आए। देखिए, बात ये है कि इसको बहुत सोच समझ के, ये मामला बड़ा मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बहुत बुरी हालात में है। मैं नहीं कहता कि हम आ जाएंगे तो 1 हफ्ते में इसके मामले को ठीक हो जाएगा, इसको टाइम लगेगा। और इसका, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने 3.5 साल गुजारे हैं, इनकी अगर मेजॉरिटी होती ना तो फिर तो कोई बात है कि कोई डिस्टेबलाइज कर रहा है। इनके अलाई कोई जो इब्तिदाई सवाल था आपसे कि मीसाक जमहूरियत में क्या ये बात तय नहीं हुई थी कि कोई टर्न कोर्ट्स और इस तरह से पार्टी इनहराफ करने वाले वो लोगों को अकोमोडेट, वो अपनी मर्जी से, देखिए ना, आज तो वो नहीं है ना। इस वक्त सिंध हाउस में जाके वहां जिस तरह भी किया गया, जबरदस्ती उनको ये वो आज तो किसी के कंट्रोल में नहीं है ना। आज ये अपनी मीटिंग तो पार्टी की, जैसे बड़ी अच्छी तरह आज धामरा साहब ने कहा, वो अपनी पार्टी की मीटिंग बुला लो ना। आपके पास तो आते ही नहीं है लोग, क्या आएंगे आपके पास? समझे, अच्छा कॉन्फिडेंस का वोट ले लो, आपके पास ये भी ऑप्शन है, और रिजाइन कर दो। आज तो आपके नजीब हारून साहब जो आपके इब्तदाई मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर हैं आपकी पार्टी के, और बड़े पाकिस्तान के हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं, मैं जानता हूं उनको कराची में। आज उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब रिजाइन कर दे, किसी और को मौका देने। अच्छा, अगर हो जाए तो फिर आप इन्हीं की पार्टी में से कोई और वजीर आजम लाने के लिए आप आमादा है अगर रिजाइन कर दें तो? मेरे से पूछ रही हैं, हमारा क्या तल्लक जी, तो उनकी पार्टी का मामला है, वो अपना कहें। मैं तो ये कह रहा हूं कि इनके अपने पार्टी के मेंबर इनके साथ नहीं हैं, उनमें इख्तलाफ है, क्योंकि इन्होंने तो हर एक को, लेकिन मैं आप ही के सवाल से मेरा वो आपकी बात से मेरा सवाल था। बातचीत करने में मैं तो पहले दिन से कहता हूं कि इनको चाहिए तो चार्टर ऑफ जो इकोनॉमी की बात करते थे कि सब मिलके, आज मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हालात इस जगह पे चले गए हैं कि कौमी हुकूमत के तरफ जा रहा है मामला हमारा।
क्योंकि देखिए आज किस तरह सोचिए मोना, एक छोटी सी बात सोचिए कि क्या वजह है कि अपोजिशन की सारी पार्टियां इनके खिलाफ हो गई हैं और अपोजिशन में अपना एक मेंबर भी हटा नहीं है किसी जगह। तो क्या वजह, ये नहीं, वजह ये है कि इनका अखलाक ही नहीं है, ये हर आदमी से ये बात, सेनेटर सैफुल्लाह से बात और अपने मेंबरों की भी इज्जत नहीं कर रहे। आज जो आलिया हमजा ने कहा, मैं तो परेशान हूं कि इनके मेंबर कैसे वापस आएंगे इनके पास, जिनको आप लोटा कह रही हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि इनकी जगह बाथरूम बनती है, तो आप अपने मेंबरों को जिन्होंने वापस आना है उनसे ये बातें कर रही हैं। रिक्वेस्ट करें, उनके पास जाएं, उनको समझाएं कि भाई हमारी गलती हो गई है, आइंदा से हम आपके लिए। सैफुल्लाह अब्रो साहब, ये वही बात जो मैंने भी आपसे अर्ज की थी, अभी कैसर साहब भी यही फरमा रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप वाकई आमादा करना चाहते हैं उन लोगों को, मुनहरिफ लोगों को, तो आपको भी उनके ऊपर कोई इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए? एक तो ये सवाल है, दूसरा ये सवाल है कि कौमी हुकूमत की अब बात शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और क्या ये बात थोड़ी सी अजीब नहीं है कि वाकईतन ये बात सही है, पहले ऑपोजिशन के लोग गायब होते थे, कोई भी जरूरी बिल पेश होना होता था, सेनेट में भी बासानी हो जाता था, ऑपोजिशन के लोग गायब होते थे, कौमी असेंबली में भी यही होता था जब बजट पेश होना होता था। अब क्या मामला हो गया है कि ये उनकी तरफ से लोग गायब नहीं हो रहे, अब आपकी तरफ से मुनहरिफ अरकान वहां बैठ गए? मेरी बारी थी, मैं थोड़ा कमेंट कर लूं। जी आजा साहब, मैं आती हूँ आपकी तरफ, मैं सैफुल्लाह साहब का कमेंट ले लूं, मैं आती हूँ आपकी तरफ। नहीं, उनको टाइम ज्यादा थे, वो बेचारे वैसे ही परेशान है, पीटीआई बेचारी। जी सैफुल्लाह साहब, मैं आ रही हूँ फिर आपकी तरफ। जी सैफुल्लाह साहब। सैफुल्लाह साहब, आपने अपनी ऑडियो को अनम्यूट करना है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। अभी सही है? जी जी बताइए। मैं पहले तो आपको जवाब दूं, बात आधे में रह गई, शायद आजिज साहब खुश ना हो कि मैंने जवाब नहीं दिया ना। उन्होंने कहा कि 4 MPs थे हमारे ना, 2 MPs जिन्होंने 2021 के इलेक्शन में इनको वोट दिया, अभी जो 2 MPs अभी हैं जिन्होंने निसार खोड़ो को इलेक्शन में वोट दिया, तो पहले मैं इनको उसका जवाब दे दूं, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? आप खुश हो जाए, आपको तकलीफ क्यों हो रही? उन पर भी एक्शन होगा, उन पे भी एक्शन होगा। इन 2 लोगों जिन पे एक्शन नहीं हुआ ना, आप उनसे पूछिए वो क्या कह रहे हैं। वो आके मिन्नतें करते हैं कि भाई हम पीपी से अपने फायदे ले रहे हैं, फिलहाल हमें 2-4 महीने छोड़े, बाकी जब भी आपको हमारे वोट की नीड होगी तो हम आ जाएंगे। अभी जो 2 लोग गए हैं, वो आप ये असलम अबड़ो से पूछ लें, शर से भी पूछ लें, अभी जो 2 लोग गए हैं उन पे भी एक्शन होगा। आपको तो एक्शन से तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। अभी जैसे हम अपने MNS पे एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, या हमारे कोई तर्जुमान किसी भी किस्म की वो बयान दे रहे हैं, तो तकलीफ आप लोगों को हो रही है कि नहीं भाई इस पे 63A के तहत आप एक्शन नहीं ले सकते। भाई हमारे पार्टी के मेंबर्स हैं, हमारी मर्जी है, हम एक्शन ले ना ले, आप कौन होते हैं? हम एक्शन लेंगे, आप देखेंगे। और अच्छा, जहां तक कैसर भाई ने कहा, ये अच्छी बात है। देखिए, हमें अपने या हमारे कुछ दोस्तों ने जैसे लोग गए हैं तो उनके खिलाफ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, हकीकत है। लाजमी हमारे लोग गए हैं, वो हमसे टच में हैं, उनको वापस आना चाहिए, लेकिन ये उनकी उम्मीदें हैं। है क्या जैसे ये भाई क्लेम कर रहे हैं शेख साहब के हमारे लोग एक तरफ नहीं गए? आप अपने लोगों को संभालें, आपके लोग एक जगह नहीं है, आप किसी खुशफहमी में न रहें। वो रोज आते हैं सैफुल्लाह साहब, वो अभी आपने सुना कैसर साहब कह रहे हैं वो शाइये पे रोज आते हैं, उनके तमाम अरकान। रोज मैं मिलता हूं उनसे। भाई वो उनसे पूछे, कल उन्होंने जनरल काउंसिल का इजलास क्यों मुलतवी किया? उन लोगों ने क्या कहा इनको? अच्छा, जहां तक आपने पूछा कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये जो एक मतलब जॉइंट एक मतलब कौमी, अच्छा थोड़ा सा वक्त की कमी है क्योंकि हमने आपको थोड़ा लेट भी हम रिकनेक्ट कर पाए, आपसे राब्ता नहीं हो पाया था। एक जुमला फिर मैंने आजिज साहब की तरफ भी जाना है और जावेद साहब की तरफ भी। जी, एक शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत बनानी है, देखिए शहबाज शरीफ कल जो नदीम मलिक को इंटरव्यू दे रहे थे, वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई PM बात कर रहे हैं। उसको भी ख्वाब लगा हुआ है कि वो पाकिस्तान के PM बनेंगे, कोई नहीं बनता। ठीक है। आप नजीब आलम को भी छोड़ दें, सबको छोड़ दें, अपने लोगों को मजबूत करें। आपको 3.5 साल में जो आपकी हालत हुई है, जो हर दफा आप कहते हैं ऑपोजिशन का कहना है कि उनके लोग हैं और हुकूमत का कहना है कि हमारे भी वापस आ जाएंगे। चलिए, क्लेम्स दोनों के हो रहे हैं। आजिज साहब, ये जो बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ जो आया था तहरीक अदम एतमाद, वो भी नाकाम हुआ था और उसके बाद जल्दी उनकी हुकूमत चली गई थी। ये आपसे भी मेरा यही सवाल है, मिसाक जमहूरियत को आप लोग क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं, जो कि आप सिग्नेटरी हैं जिसके? देखिए मोना, मुझे बड़ा रहम होता है इस बेचारी नफसियाती पार्टी पे कि ये बातें क्या कह रहे हैं, हकीकत क्या है। अभी अबड़ो साहब कहते हैं कि ये हमारी मर्जी है कि 1 साल पहले हमें वोट ना देने वाले लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करें या ना करें। भाई आपने कार्रवाई नहीं की, इसलिए तो ये रुझान बढ़ गया ना। और दूसरी बात,
अलीम खान ग्रुप, तरीन ग्रुप, राजा रियाज, नूर आलम खान, फ्लोर ऑफ द हाउस आपके खिलाफ बातें करते रहे और तरीन ग्रुप तो शुरू से आपके खिलाफ बना हुआ है। तो आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की? अभी जो अब्रो साहब कहते हैं ना कि ये सारे लोग हमारे अपने हैं, दिल को दौलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। हम कहते हैं कि आज के प्रोग्राम में अब्रो साहब ये ब्रेकिंग न्यूज दे दें कि सब लोग इनसे मिले हुए हैं, वो सिर्फ अपोजिशन को झांसा देने आए हैं, कल इजलास करवाएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम बना दें, हम सियासत करते रहेंगे। हम आपकी तरह रोएंगे नहीं, हम आपकी तरह नफ्सियाती मरीज नहीं होंगे और हम अपने लोगों को गालिब। सही है। जावेद साहब से तरह मैं ओआईसी के बारे में पूछ लूं। जावेद साहब, ये ओआईसी के साथ जो कोइंसाइड कर रहा है मामला, आखिरी जुमला आप बताइएगा, ये किसको इसमें सेंस प्रिवेल करने के लिए किसको काम करना चाहिए कि ये ओआईसी का इजलास हम यरगमाल ना बनाए अपनी सियासत के? देखिए, मैं समझता हूं कि अपोजिशन की तरफ से जो ये कहा गया कि ये हम देखेंगे कि ओआईसी का इजलास कैसे होता है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है और ये पाकिस्तान का इशू है, पाकिस्तान का इमेज है। पाकिस्तान होस्ट कर रहा है तो पाकिस्तान में तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों है, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान आर्मी के कोर कमांडर्स के इजलास में जो कहा गया है कि हम हर सूरत में ओआईसी के इजलास को सिक्योरिटी देंगे और हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, इससे ये बात वाज़ेह होती है कि ओआईसी का इजलास जो है वो अक्रॉस दी बोर्ड सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और ये हमारा कौमी इशू है और इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। राइट नाज़रीन, मैं वाइंड अप करूंगी इस अच्छे नोट पर कि ये हमारा कौमी इशू है और इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। तमाम का बहुत शुक्रिया। कैसर अहमद शेख यहाँ स्टूडियो के साथ थे, सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो, आजिज़ ज़ामरा साहब, जावेद सिद्दीक साहब और फ़ोन लाइन पर हमें ब्रीफली आलिया हमजा मलिक ने भी ज्वाइन किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।